कनाडा को बकरा बना के उसके शोल्डर पर से चलाया गया हम पे, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ही कतर वाला भी है, को पीछे कोई और खड़ा है और शूटिंग हो रहा है। एक पेट दर्द ये है कि गाजा वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रुकवा नहीं पा रहे, क्योंकि यूएस का क्लियर डायरेक्शन है कि नेतन्याहू सरकार को क्लीन अप करने दिया जाए। तो कतर को वो भी फ्रस्ट्रेशन है कि वो स्टॉप नहीं करवा पा रहे। लेकिन दिक्कत ये आई है कि अब हम डायरेक्ट तालिबान के साथ नेगोशिएट करते हैं, कतर को बीच में नहीं रखते। बड़ी बड़ी आश्चर्य सी बात है, आपको एक भी पाकिस्तानी नहीं मिलेगा जिसको बांग्लादेश वापस चाहिए। एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, ठीक। आपको एक भी इस्लामिक नेशन नहीं मिलेगा जो बोल रहे हैं कि गाजा वाले लोग हमें चाहिए, एक भी नहीं मिलेगा। इजिप्ट ने मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, कोई लेने को तैयार नहीं, बोल रहे हैं इनको यूरोप भेजो, हमें नहीं चाहिए। आपने देखा कि कैसे डेड बॉडीज का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, क्लिप्स दिखाई गई, हॉस्टेजेस का पूरा एक नैरेटिव चला। 70 साल में आपने पहली बार देखा कि जैन मुनि गए हैं पाकिस्तान में, जाके आए। पहली बार आपने देखा कि वर्चुअल टूर शुरू हो रहा है हिंदू और सिख वाली साइट्स का। तो उन्हें क्लियर समझ में आ रहा है कि ये एक ही परमानेंट वाला कैश फ्लो है जिससे इकोनॉमिक साइकिल्स वापस शुरू हो सकती है। नमस्कार। गाजा में अंदर घुस चुकी है इजरायली आर्मी और अंदर घुसने के बाद अब पता ये लग रहा है कि जल्दी ही ये वॉर खत्म हो सकती है। हालांकि ये जल्दी मतलब 1 महीने से कम तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। हम इस पे बात करेंगे, साथ में इस पे भी बात करेंगे कि क्या होने वाला है। हमारे साथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट अंकित शाह साहब। अंकित शाह जी को आपने अलग अलग चैनल्स पे देखा होगा। अंकित शाह जी एक्सपर्ट हैं और बड़ी सटीक विश्लेषण करते हैं। अंकित जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अंकित जी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना, नमस्कार अंकित जी, मैं एक क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाह रहा था वो ये था कि इजरायली आर्मी गाजा में घुस चुकी है। इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, 2 कंट्रीज की जो थ्योरी है उसको हम सपोर्ट करते हैं। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, यूएन ने दिया। अच्छा, गाजा में अब क्या होने वाला है पहली चीज, और इंडिया का स्टैंड कितना 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 अच्छा है या कितना खराब है? देखिए रोहित जी, मिडिल ईस्ट का जो पूरा सिनारियो है, जहां पे हम देख रहे हैं कि ये नेतन्याहू जो है सरकार, उनको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है पूरा क्लीन अप करने के लिए। तो गाजा वाला ये जो आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूं कि माइन्यूट डिटेल्स में मैं बता पाऊंगा कि अंडरग्राउंड टनल्स में कैसे क्लीन अप होगा, क्योंकि एक पूरा आप जानते हैं कि हमास ने पिछले, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये पिछले 3 साल का हार्डवर्क है जो अभी दिख रहा है। जो हमास वाला पूरा अंदर जो पूरा उन्होंने बिल्डअप किया, ऐसा नहीं हो सकता कि सीआईए को या मोसाद को कुछ पता नहीं था, ठीक। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी डेवलपमेंट हुई है, जिसमें इन्होंने पूरा नीचे कंस्ट्रक्शन करके रखा है, टनल्स से लेके सप्लाईज का पता है उनको, कम्युनिकेशन चैनल्स कैसे वर्क होनी है ये पता है, सोशल मीडिया का नरेटिव कैसे रन करना है वो भी पूरा डेवलप था। आपने देखा कि कैसे डेड बॉडीज का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, क्लिप्स दिखाई गई, हॉस्टेजेस का पूरा एक नरेटिव चला। तो आप जानते हैं कि एक पूरा सोचा समझा प्लान्ड तरीका है। तो इसको क्लोज करने के लिए इजराइल को जो लगेगा, उसमें आपने तो 1 महीना बताया है, हो सकता है ज्यादा भी टाइम लग सकता है, क्योंकि दिस इज 1-on-1 गेरिला वॉरफेयर, दैट टू पूरा अनऑर्गेनाइज्ड आपको वॉरफेयर करना है। दिस इज नॉट समथिंग ओपन ग्राउंड के आपने 2 आर्मी सामने बिठा दी। तो दिस इज इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, ठीक है। लेकिन जो क्लीन अप मुझे समझ में आ रहा है, पूरा क्लीन अप होगा, पूरा का पूरा गाजा क्लीन अप होगा और कोई भी रोकने नहीं आएगा। दिस इज वेरी क्लियर। जितनी भी अरब कंट्रीज हैं सबके सब त्रस्त हैं इस जो भी ये टेररिज्म वाला रेडिकलाइजेशन चल रहा है, और कोई नहीं रोकने वाला। ज्यादा से ज्यादा आप जैसे यूनाइटेड नेशंस में देखते हो वोटिंग, अब यूनाइटेड नेशंस का रोहित जी मैं आपको क्या बताऊं, ये हो चुका है एक चाय पानी नाश्ता टेबल हो चुका है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं। हाँ, डिफंक्ट है, कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों? जो सबसे पॉपुलस कंट्री है उसको आपने बाहर बिठा के रखा है,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज हम वो 15 मेंबर्स में भी नहीं है, ठीक है, 5 मेंबर्स छोड़ो 15 में भी नहीं है। तो बहुत क्लियर है कि जो सॉल्यूशन दे सकता है, आज आपने देखा है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई कंट्री थी जिसने कॉन्फ्लिक्ट रुकवाया कुछ आवर्स के लिए, सबको रेस्क्यू करवाने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ भारत है जो यूक्रेन को भी रुकवा पाया और रशिया को भी रुकवा पाया, ठीक। और हमने आपने देखा है कि हमने बाकी के सिटीजन्स को भी निकलवाया वहां से, ठीक। तो अब जो बंदा डिजर्व करता है पोजीशन, अब वो उसके ज्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं जब आपने दिया नहीं वो पोजीशन। तो मुझे लगता है कि जब ये पूरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स पे जब तक सीरियस चर्चा नहीं होएगी, तब तक कोई आउटकम वहां से निकल के नहीं आना। और जो भी वोटिंग होनी है, चाहे जिसका भी रेजोल्यूशन हो, आप देख पाएंगे या तो रशिया से वीटो हो जाएगा या यूएस से वीटो हो जाएगा। और जो जनरल असेंबली में भी जो चाय पानी नाश्ता वाला ही पूरा एक सर्कस सा बन गया है, नथिंग एल्स। और कुछ नेशंस आप जानते हैं कि लिप सर्विस करने वाले हैं। और आपने देखा कि रियाद में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि रियाद में जीसीसी और आसियान समिट हुई, उन्होंने पोस्टपोन नहीं की समिट, पूरी समिट कंक्लूड की, अपने प्लान्स के हिसाब से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल वैसे भारत में जो वो IMEC वाला कॉरिडोर है, बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है। वो इन्वेस्टमेंट्स के प्लान्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं, रेलवे लाइंस जो बिछनी है उस पर फंडिंग की बातें हो रही है। तो कोई अपने प्लान्स प्रोग्रेस के रोकने नहीं वाला, जिसका क्लियर मतलब ये है कि नेतन्याहू को पूरा क्लीन अप करने दे दिया जाएगा, ठीक। अब दूसरी बात जो आपने की कि यूएन में भारत ने जो स्पीच है दी है, अब आप जानते हैं कि जब जब इजराइल का मैटर आता है तो भारत का 3 प्रकार का रवैया है। जब अगर आप 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करोगे तो उसके फेवर में आएगा भारत का जो भी स्टैंड है। जब आप दूसरी चीजों के बारे में बात करोगे तो एब्सटेन कर लेंगे या अपोज में भी जा सकता है वोट, ठीक। तो 3 प्रकार का है, एब्सटेन करना, अगेंस्ट में वोट डालना, और दूसरा है कि सपोर्ट करना। तो जहां जहां पे भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात होगी, जहां जहां टेररिज्म की बात होगी, वहां सपोर्ट में वोट जाएगा भारत का। क्यों जाएगा? बहुत क्लियर है, हमारा जो 2 स्टेट सॉल्यूशन 1947 में हुआ था, गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था? क्योंकि जिन्होंने वोट दिए थे पार्टीशन के लिए, वो लोग फिर वहां गए नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। 90% ने वोट किया लेकिन कोई गया नहीं। क्या फॉर्मूला था? 5 भाई है, 5 में से 3 भाई इधर रहे, पांचों की प्रॉपर्टी यहां जो थी वो ले ली, 2 जो वहां गए, उन्होंने वहां पे भी प्रॉपर्टीज उनसे खाली करवाई जो वहां हिंदू रह रहे थे। समझ आई? तो ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो पूरा नहीं हुआ था, उसके अपोजिशन में हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को वहां वोट दे रहे हैं कि क्लीन 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। पैलेस्टाइन की बाउंड्री क्लियर होनी चाहिए और वो सारे के सारे वहां चले जाएंगे, कोई भी इजराइल वाली ज्योग्राफी में नहीं रहेंगे। हम इस प्रकार के 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके हम सपोर्ट में है, ठीक। तो ये दर्शकों को बहुत क्लियर समझना है कि जब भी भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो हमारे वाले फेल्ड 2 स्टेट नेशन थियरी वाली नहीं, वो सक्सेसफुल वाली, जहां पे क्लियर बाइफर्केशन होगा कि पैलेस्टाइन का एक पंछी भी इस तरफ नहीं आएगा। उस प्रकार के 2 नेशन थियरी वाली बात चल रही है, उसके हम सपोर्ट में है बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप तो पाकिस्तानी बोलने शुरू हो गए कि ये 2 नेशन थ्योरी गलत थी और हमें तो इंडिया के साथ ही रहना चाहिए था। उनका तो इसमें ऐसा है रोहित जी कि जियोपॉलिटिक्स अब इतना ज्यादा चेंज हो चुका है कि अब पाकिस्तान का कोई रेलेवेंस नहीं है वर्ल्ड के मैप में। तो बेसिकली बड़े बड़े पावर्स मिलके टुकड़े डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अल्टीमेटली तो वही होना है। जो मेरी समझ में आ रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जब कैप्चर हो जाएगा, जब वापस भारत से जुड़ जाएगा, उसके बाद 2 रास्ते हैं उनके पास।
या तो वो दिल्ली की शरण ले ले और अपना एजुकेशन सेक्टर रिवैम्प करे, क्योंकि सारे जिहादीज वहीं से ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, और उसमें हम सऊदी अरेबिया और यूएई से कुछ फंडिंग भी करवा सकते हैं वो डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस के लिए। एक ये तरीका है। दूसरा है सनातन इकोनॉमिक्स वाला मंदिर इकोसिस्टम। तो भारतीयों को आप फ्री इनफ्लो और आउटफ्लो दे दो, क्योंकि 70 साल में आपने पहली बार देखा कि जैन मुनि गए हैं पाकिस्तान में, जाके आए। पहली बार आपने देखा कि वर्चुअल टूर शुरू हो रहा है हिंदू और सिख वाली साइट्स का। तो उन्हें क्लियर समझ में आ रहा है कि ये एक ही परमानेंट वाला कैश फ्लो है जिससे इकोनॉमिक साइकिल्स वापस शुरू हो सकती है। ठीक, तो एक तो ये सही वाला रास्ता है, और दूसरा गलत वाला रास्ता है कि अभी भी वही रेडिकलाइजेशन कंटिन्यू करें पीओके के बाद, और आगे उनके और ज्यादा टुकड़े होते जाएंगे। बड़ी बड़ी आश्चर्य सी बात है, आपको एक भी पाकिस्तानी नहीं मिलेगा जिसको बांग्लादेश वापस चाहिए। एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। ठीक, आपको एक भी इस्लामिक नेशन नहीं मिलेगा जो बोल रहा है कि गाजा वाले लोग हमें चाहिए। एक भी नहीं मिलेगा। इजिप्ट ने मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, कोई लेने को तैयार नहीं। बोल रहे हैं इनको यूरोप भेजो, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि इनका इस्लामिक जो कैलेंडर है वो स्टार्ट ही उससे होता है, राइट? माइग्रेशन फ्रॉम नॉन इस्लामिक टू अ नॉन इस्लामिक लैंड, राइट? उसी से उनका कैलेंडर स्टार्ट होता है। तो वो उनकी बोट उल्टी हो जाएगी, समुद्र में डूब के मर जाएंगे, मछलियों को हैबिट हो जाएगी इंसान खाने की, वो सब चलेगा, लेकिन वो इस्लामिक लैंड नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यूरोप जितनी भी बोट्स जाती है, बोट्स पलट जाती है, मछलियों को हैबिट हो गई इंसान खाने की उस दरिया में, वो मर जाने को तैयार है, लेकिन इस्लामिक लैंड जाने को तैयार नहीं। ठीक है, क्योंकि उनका कैलेंडर ही हिजरा से स्टार्ट होता है, फ्रॉम अ इस्लामिक कंट्री टू अ नॉन इस्लामिक कंट्री। तो इसीलिए आपको एक भी पाकिस्तानी नहीं मिलेगा जिसको बांग्लादेश वापस चाहिए, उनको कश्मीरी चाहिए। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज और कि कतर ने एक डिसीजन दिया है फिलहाल में। वो डिसीजन ये कि हमारे इंडिया के 9 जो ऑफिसर्स हैं, फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स हैं, उनको फांसी पर लटकाने का। क्या ये डिसीजन इजराइल की इस वॉर से कनेक्टेड है? देखिए, कतर वाली एक पूरी हमारी हिस्ट्री है। 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, टोटल हाइपोथेटिकल। ठीक है, कतर में जब अफगानिस्तान पीस टॉक्स चल रहा था, कतर लीड कर रहा था, तो अमेरिका और कतर चाह रहे थे कि अफगानिस्तान पीस डील को भारत लीड करे। ये मेरी समझ है। लेकिन भारत का स्टैंड ये था कि जब तक अफगानिस्तान के साथ हमारी वर्किंग बाउंड्री नहीं हो जाती, डायरेक्ट वर्किंग बाउंड्री, जिसका मतलब होता है पीओके, जिसका मतलब होता है पीओके, जब तक हमारे साथ अफगानिस्तान की डायरेक्ट वर्किंग बाउंड्री नहीं हो जाती, तब तक हम पीस डील को लीड नहीं करेंगे। ये हमारा स्टैंड था जब कतर होस्ट कर रहा था पीस टॉक्स। इसके बाद हमने ग्रजिंगली उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया कि हम लो लेवल डेलीगेशन भेजेंगे, वी विल पार्टिसिपेट, लीड नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब दिक्कत ये हुई है कि पीस टॉक्स हो गया, अफगानिस्तान से एग्जिट हो गया यूएस, नाटो, लेकिन दिक्कत ये आई है कि अब हम डायरेक्ट तालिबान के साथ नेगोशिएट करते हैं, कतर को बीच में नहीं रखते। तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये है, आपको ये बात समझनी है, क्योंकि सारा नेगोशिएशन कतर लीड करता था तालिबान के साथ। ठीक है, तो हमने 2-3 चीजें करी हैं कि कतर को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन। उतना ही नहीं, अभी बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट 2 चीज हुई है। अगस्त सितंबर के मंथ में हम कतर के साथ एलएनजी का गैस डील साइन करने वाले थे, जिसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है अभी तक। ठीक, दूसरी चीज, हम यूएस के साथ कुछ गैस फील्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट स्टेक लेने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसमें कतर को लगता है कि ये हमारा ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तीसरा हमें ये समझना है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अफगानिस्तान के काबुल में सिख रिप्रेजेंटेटिव लिया गया है और डिस्कशन हो रहा है कि कैसे सिख और हिंदू वापस आ सकते हैं अफगानिस्तान में। इसके अंदर भी हमने कतर को बाईपास करके डायरेक्ट नेगोशिएट किया है। ठीक है। अब दूसरा ये समझना है कि एलिगेशन जो लगा है नेवी ऑफिसर्स के ऊपर, वो लगा है इजराइल को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। ना सिर्फ ये लगा है कि आपने इंफॉर्मेशन चोरी की, पर आप इजराइल को पास ऑन कर रहे हो इंफॉर्मेशन। तो एक पेट दर्द ये है कि गाजा वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रुकवा नहीं पा रहे, क्योंकि यूएस का क्लियर डायरेक्शन है कि नेतन्याहू सरकार को क्लीन अप करने दिया जाए। तो कतर को वो भी फ्रस्ट्रेशन है कि वो स्टॉप नहीं करवा पा रहे, बिकॉज आज अरब कंट्रीज में एक ही कंट्री बचा है, कतर, जो अभी भी रेडिकलाइजेशन की फेवर में है। बाकी सब क्लियर है कि डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस करना है। ठीक। उसी के चलते हमारे योग, आयुर्वेद और मंदिर जो पूरे गल्फ ने सिलेक्ट किया डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो कतर एक आखिरी कंट्री बचा है वहां। टर्की भी है, लेकिन टर्की का कोई इतना बड़ा रोल वहां नहीं है कि कुछ डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस वो स्टॉप कर पाए। ठीक। और वैसे भी वो नाटो में है। तो कतर इज राइट नाउ फीलिंग लोनली, कुछ कर नहीं सक रहा है। तो और आपने देखा है कि कुछ ही साल पहले पूरे गल्फ ने कतर का ब्लॉकेड किया था, अगर आपको पता हो वो वाकया। तो फूड सप्लाईज भी बंद कर दी गई थी। तो ये वही आर्म ट्विस्टिंग था, कतर को सिग्नल दे रहा था गल्फ कि हमको डी रेडिकलाइज करना है, तुम क्यों स्टॉप कर रहे हो? Who are you to stop us? तो उसी के चलते पूरा ब्लॉकेड हुआ था कुछ महीने का, फूड सप्लाईज भी बंद कर दी गई थी। तो अभी कतर जो है वो उस रीजन में अकेला है, और क्योंकि वो यूएस मिलिट्री बेस है, आप जानते हैं यूएस का फोर्ट्रेस है गल्फ में, वो अभी सारे नेगोशिएशंस के लिए। तो अभी दिखा रहा है ये चीजें। पर जो सॉल्यूशन मुझे दिखाई दे रहा है, एक सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि आप 2015 की जो अग्रीमेंट साइन हुई थी कतर के साथ, प्रिजनर एक्सचेंज वाली, जब कतर के एमिर यहाँ पे भारत में विजिट किए थे, तब ये अग्रीमेंट साइन हुआ था कि प्रिजनर एक्सचेंज होंगे। अगर भारत का प्रिजनर वहां पे कतर में है तो आपको लौटाना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर कतर का कोई है तो आप हमें लौटाना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट साइन हुई है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके लिए जो कतर के एमिर है उनको डेथ सेंटेंस कैंसिल करके इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस करना पड़ेगा। ठीक। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप लीगली जो भी आप अपील कर सकते हैं, और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लास्ट ऑप्शन, जो हमने कुलभूषण यादव के टाइम पे भी इस्तेमाल किया था। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कतर है, इसकी इतनी हैसियत हो गई कि इंडिया से हेड ऑन कोलिजन पे आ जाए? इंडिया तो तब से बोल रहा है कि इनसे इनका जो कुछ है हमें बताइए, हम आगे बात करते हैं। तो वो तो बात करने के मूड में नहीं था, या एटलीस्ट ऐसा दिखता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स इसमें बाहर नहीं है। और काउंसलर एक्सेस दी गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या एक इंडिया जैसी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे आप कुछ ही सालों में, नहीं कुछ ही दिनों में? नेवी 1000 डेज और अराउंड 1500 डेज, कुछ ही दिनों में हम बन जाएंगे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम पहले से ही फोर्थ लार्जेस्ट बोलूं या थर्ड लार्जेस्ट बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि रशिया इज नो मोर अ पावर, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। और तीसरी चीज कि हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो है ही, लार्जेस्ट मार्केट्स में से एक हैं। तो क्या कतर इंडिया से हेड ऑन कोलिजन चाह रहा है या कहीं आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है? देखिए, ये जो भी चल रहा है, इसके पहले कनाडा वाला इशू भी आपने देखा। दिक्कत ये है कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है उसको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि भारत एज अ पावर बिना कॉन्फिडेंस में लिए डिसीजंस लेगा
जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा ग्रोथ हो रहा है, तो कुछ कुछ कॉर्नर्स में से ऐसे फ्रस्ट्रेशन निकल के आएंगे, जैसा आपने कतर में देखा, फिर कनाडा में देखा फाइव आइज का जो रोल था उसके बैकग्राउंड में, तो कनाडा को बकरा बना के उसके शोल्डर पर से चलाया गया हम पे, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ये कतर वाला भी है, को पीछे कोई और खड़ा है और शूटिंग हो रहा है। हमें ये समझना है कि कतर गैस बिजनेस में उसकी मोनोपोली है, और उसके दूसरे ऑप्शन में हमारे पास ये है कि रशिया का गैस पाइपलाइन हमको डायरेक्ट चाइना के थ्रू अगर मिल सकता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म अगर चाइना से वो गैस पाइपलाइन आ सकता है, तो दैट इज अनदर ऑप्शन लॉन्ग टर्म दैट वी कैन मेक। बट अगर आप देखोगे कि कतर की मोनोपोली है गैस सप्लाईज पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा मैंने बताया कि पूरा ब्लॉकेड किया गया, उसके बावजूद वो सेफली सस्टेन होके निकल आया है। पूरे गल्फ ने ब्लॉकेड किया था, तो एक यूएस की पीछे बैकग्राउंड में बैकिंग है और गैस सप्लाईज की मोनोपोली है, ये दोनों उनके प्लस पॉइंट है। दूसरा हमें ये समझना है कि जब तक ये जो पूरा डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कतर से छोटे मोटे ऐसे एक्शंस आते रहेंगे, ठीक है, ये हमें समझना है। क्योंकि रेडिकलाइजेशन का एक वो आखिरी बचा है मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज के अंदर। जहां तक ईरान का सवाल है, जैसे ही ये गाजा वाला प्रॉब्लम मैस क्लीन होता है, बहुत क्लियर है कि उसके बाद ईरान की बारी आने वाली है। क्योंकि जैसे आपने देखा कि हमने 370 और 35A करके इंटरनल मैस क्लीन किया, उसके बाद तो ना हम पीओके की बात कर रहे हैं, राइट। पीओके की बात हम कब कर रहे हैं? जब हमने हमारा इंटरनल मैस क्लीन कर लिया उसके बाद, ठीक। तो बिल्कुल वैसे जब पीओके कंप्लीट हो जाएगा, तो चाइना पे प्रेशर आना शुरू होएगा एलएसी पे, ठीक है। जब पीओके वाला होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, इट इज लाइक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक। बिल्कुल वैसे जब गाजा का क्लीन अप हो जाएगा, तो फिर ईरान की बारी है। ईरान को समझ में आ रहा है वो। या मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल में यूएन में एक रेजोल्यूशन आया, जो हमास ने जो टेररिस्ट अटैक किया है उसे कंडेम करने के लिए। बांग्लादेश ने हमास के फेवर में वोट किया। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक नेबर है पाकिस्तान, जो कि सीधे सीधे हमास के टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट कर रहा था। एक सेक्युलर कंट्री है, अभी सेक्युलर अब हाल में ये बांग्लादेश सेक्युलर कंट्री भी हमास के टेररिस्ट अटैक्स को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या हम घिर गए हैं ऐसे कंट्रीज के बीच में? बांग्लादेश से तो हमारा अच्छा दोस्त है, बांग्लादेश से तो हमें ऐसी कोई उम्मीद होती नहीं थी। देखिए, बांग्लादेश अभी जिस दौर से गुजर रहा है, दो चीजें हुई है यहाँ पे। इसमें कनाडा वाला इशू लिंक्ड है इसके साथ। कैसे लिंक्ड है कि हम जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कर रहे थे, उसमें यूएस डीप स्टेट के 3 एलिमेंट्स थे, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो चुका है, ठीक। यूके वाला साइन होने की तैयारी में है, नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज पे है, ठीक। अब कनाडा जो है, जो ये ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट हो जाएगा, उसके बाद कनाडा कहां फॉल करता है? वो फॉल करता है यूएस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, ठीक। तो अब आप वहां जाके एफटीए करोगे, तो आपको सिग्नलिंग दी जा रही है कि फिर हम बांग्लादेश में बदमाशी करेंगे, ठीक है। तो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जा रहे हैं, और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में हर एक जो बड़े कंट्रीज हैं, उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्लियरली डीमार्केट होगा। तो बांग्लादेश आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। तो अगर आप कनाडा के साथ बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की नेगोशिएशन करने की कोशिश करोगे, तो फिर यहाँ पे बांग्लादेश में गड़बड़ी करवाई जाएगी। ये बात आपको समझनी है। और हसीना गवर्नमेंट का पिछले 6 मंथ्स में यूएस गवर्नमेंट के साथ काफी ज्यादा फ्रिक्शन हुआ है, क्योंकि
हसीना गवर्नमेंट देख रही है कि इनका जो वहां पे इस्लामिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके साथ वेस्टर्न पावर्स का एक बॉनहॉमी क्रिएट हो रहा है वहां पे, और बार बार उन पर कमेंट्स की जा रही है उनके डेमोक्रेसी फॉर्मेट पे, और इंटरफियरेंस किया जा रहा है। ठीक, तो और उनके इलेक्शंस अब नजदीक है, तो उसी के चलते हसीना गवर्नमेंट ने ये वोट दिया होगा, पेंडर करने के लिए वो एलिमेंट्स को कि वी आर स्टिल एन इस्लामिक मेजॉरिटी। ओके, राइट राइट। अच्छा, एक चीज और साहब, जर्मनी कुछ लोग हमास के फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे थे और नारे लगाने शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर एंड ऑल। ऐसे नारे हम लोगों को इंडिया में भी दिखे, एएमयू में, लेकिन इंडिया ने अलग तरीके से डील किया और जर्मनी ने किस तरीके से डील किया ये सबके सामने। Schämt euch! Ich, als wenn ich Polizist wäre, ich würde mich verweigern, bei sowas zu stehen. Ja? Man muss Ehre und Stolz haben. Man muss immer denken, das sind seine eigenen Kinder, die umgebracht werden. Und ihr sind alle ruhig und tut so, als alles wäre okay. Schämt euch, jeder einzelne Polizist. Ich würde mich schämen, diesen Job auszuüben. Hier zu stehen, wenn ich sowas sehen würde. Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Warum greift er direkt an? क्या इंडिया को भी ऐसे ही डील करना चाहिए इन लोगों को? देखिए रोहित जी, एक पूरी साइकिल हमें समझनी है जो एंशिएंट भारत ने झेली है रेडिकलिज्म की। जहां जहां हमारे पॉकेट्स थे जहां पे इस्लामिक इन्वेजन्स हुए, वहां हर जगह तीन प्रकार की चीजें हुई। एक हुआ बालिका वधू, दूसरा हुआ जौहर, तीसरा हुआ दूध पीती और सती, और चौथा हुआ कन्वर्जन। जहां जहां वो पॉकेट्स थे जिन्होंने इस्लामिक इन्वेजन्स को झेला, कंटिन्यूअस इस्लामिक इन्वेजन्स को झेला, वो सारे पॉकेट्स में ये चार चीजें हुई: बालिका वधू, जौहर, सती और दूध पीती और कन्वर्जन। ठीक है, अब यूरोप जो है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे ग्रूमिंग गैंग्स जो है, स्ट्रीट पे रेडिकल्स छोटी छोटी बच्चियों को परेशान करना शुरू कर दिया है बिकॉज ऑफ दैट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। तो यूरोप भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पे अगर उनको यूरोपियन वैल्यूज को बचा के रखना है तो उनको बालिका वधू अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा। छोटी बच्ची को दो फैमिली की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और फिर वो ज्यादा से ज्यादा मेल चाइल्ड बर्थ करेंगी रेडिकल्स को स्ट्रीट में फाइट करने के लिए, जो हमारे साथ एंशिएंट भारत में यही हुआ, क्योंकि इन्वेजन से पहले मेल चाइल्ड का कोई अट्रैक्शन भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं था। ठीक है, ये इन्वेजन के बाद ही हुआ है। तो मुझे लगता है यही साइकिल यूरोप में हम रिपीट होती हुई देख रहे हैं। अब जर्मनी का जैसे आपने देखा कि यूज ऑफ फोर्स हुआ, ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं या रेडिकल्स हैं, फ्रांस में भी थोड़ा सेंटिमेंट तो वही हो चुका है, इटली में भी वही बात चल रही है जॉर्जिया मेलोनी की कि ये सारे इमिग्रेंट्स जो आए हैं ये एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये सारे पॉलिटिशियंस जिन्होंने दरवाजे खोल दिए इलीगल्स के लिए और मिडिल ईस्ट से रेडिकल्स को इंपोर्ट किया है, बहुत क्लियर है कुछ ही साल में ये लोग क्रूसेड्स झेलेंगे, वही क्रूसेड्स वापस होंगे। और जो मैंने प्रेडिक्ट भी किया है कि यूके का तो पार्टीशन होना है, ये बात तय है, यूके का पार्टीशन होना है, क्योंकि लंदन का आपको पता ही है क्या हाल हो रखा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी कंट्री में कन्वर्जन जो हुआ है वो अलग प्रकार का था, क्योंकि अभी भी कुछ पॉपुलेशन है जिन्होंने अभी भी सरनेम या सेकंड नेम अभी भी पुरानी वाली रखी है। तो उतना रेडिकलाइजेशन भारत में नहीं है जितना यूरोप में जो यंग ब्लड भेजा गया है वॉर
वॉर वाली एज वाले लोग, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यूरोप पहले झेलेगा ये क्रूसेड्स, भारत में उस प्रकार का वायलेंस या ये सब नहीं होने वाला। दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि यूरोप का सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 ही मिनट में डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। फंडामेंटली धार्मिक सेंस में सेक्युलरिज्म नहीं है जो भारत का एंशिएंट भारत का ट्रेडिशन है, ठीक। दोनों सेक्युलरिज्म में बहुत फर्क है। एक किताब में सेक्युलरिज्म आया है और एक जो सेक्युलरिज्म नॉर्मल टेंडेंसी है लोगों की, ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि हमें कैसे डील करना चाहिए अगर यहाँ पे जो होता है, तो मेरा बहुत क्लियर मानना है कि वो सारे इंटरनेशनल इश्यूज जिसके ऊपर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का कोई ओपिनियन है अगर, तो उस प्रकार के आउटसाइड इंडिया वाले इश्यूज पे प्रोटेस्ट के ऊपर एक रेगुलेशन लगना चाहिए कि भारत का इशू नहीं है, भारत के बाहर का इशू है, उसके ऊपर आप भारत की रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें इसके ऊपर एक लीगल प्रोविजन या रेगुलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक। जहां तक सवाल हमारे इंटरनल रेडिकलाइजेशन का है, तो मुझे लगता है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जहां पे आपको कुछ पॉलिसी में ट्वीक्स लगेंगे, जैसे कॉन्फिस्केशन ऑफ एंटी नेशनल प्रॉपर्टीज बिल, राइट। तो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जहां पे ऐसा कुछ कंटेंट है विच इज एंटी नेशनल, या कुछ पढ़ाया जा रहा है विच इज एंटी नेशनल, या आर्म्स का स्टोरेज पाया जा रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल हो या रिलीजियस हो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी पाई जाती है जहां पे एंटी नेशनल कंटेंट या आर्म्स का स्टोरेज पाया जा रहा है या पत्थरों का स्टोरेज पाया जा रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट को कॉन्फिस्केट करना चाहिए बाय लॉ, ठीक। दूसरा मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म एजेंडा में हमें ये देखना चाहिए पॉजिटिव इंटेंट के साथ कि हम हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में कैसे पाथवे दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिएगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग बिल, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग बिल, ठीक। तो आप उस कंटेंट को जो है सेंसिटाइज करवाओ, एक उसको पाथवे दो कि कौन सा रिकॉग्नाइज्ड टीचर है जो ये पढ़ा पाएगा, कंटेंट पर फिल्टर्स लगेंगे, और वो पढ़ाई के बाद जो बच्चा निकल के बाहर आता है उसको एम्प्लॉयमेंट के क्या एवेन्यूज दे सकते हो। तो मॉडर्न एजुकेशन में आप पाथवे कैसे करा सकते हो एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ, क्योंकि हमें हमारे गुरुकुल्स भी तो रिवाइव करने हैं। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग बिल लगेगा जहां पे आपको ये सारे क्राइटेरिया बनाने चाहिए, पूरा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि कौन सा क्वालिफाइड टीचर पढ़ाएगा, वो टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका कितना लर्निंग होना चाहिए सब्जेक्ट्स का, ठीक। तो ये पूरा हो सकता है, एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग बिल हम ऑफर कर सकते हैं जहां पे गुरुकुल्स को भी रिवाइव कर सकते हो, बाकी रिलीजियस टीचिंग को भी आप मॉडर्न पाथवे दे सकते हो एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक। तो ये दो बड़े चीज मुझे समझ में आते हैं फॉर डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस। राइट, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अंकित शाह फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और मींस आपका डिस्कशन तो हमेशा ही इंटरेस्टिंग रहता है, इस बार भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। बहुत डिटेल में माइन्यूटली आपने बताया कि क्या करना है। ये डिस्कशन इतना लंबा है कि एक बार में नहीं हो सकता, आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे इसी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे। थैंक्स अ लॉट अभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।